حقيقي انت رفيق يا صديق واغلى من خيل حقيقي، بدي منك ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني. अखिलेश यादव के मुस्लिम से मुतालिक बयान का खैर मकदम। यूपी के मुसलमानों ने जल्द वादा पूरा करने की वजीर आला से की अपील। गरीबों और बेसहारों की इमदाद है कार्य खैर, दूर दराज के इलाकों में तिब्बी सहूलियात की जरूरत। अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी ने म्यांमार में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम पर किया तशवीश का इजहार। और बधाइयों के शाह अब्दुल मजीद कादरी के 171वें उर्स की तैयारी शबाब पर। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। पेश खिदमत है मंजरनामा और अब खबरें तफसील से। यूपी के मुसलमानों ने वजीर आला अखिलेश यादव के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने रियासत के मुसलमानों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। हम आपको बता दें कि रियासत के मुसलमानों का एक वफद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की क़यादत में यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात कर उनसे मसाइल हल कराने की अपील की थी। वफद से वजीर आला ने यकीन दहानी कराई थी कि वो तरजीही बुनियाद पर उनके मसाइल हल करेंगे। अखिलेश यादव की इस यकीन दहानी से यूपी के मुसलमानों में खुशी देखी जा रही है। मुसलमानों ने रियासती हुकूमत से उर्दू असातिज़ा की बहाली, फसाद ज़दगान को मुआवजा देने और दीगर मसाइल को तुरंत हल करने का मुतालबा किया। हाल में ही यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव ने एक बयान देकर यह कहा था कि वो मुसलमानों को यकीन दहानी कराते हैं कि उनके तमाम मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई होगी। और ये यकीन दहानी कराने के बाद यूपी के मुसलमान इससे खासे खुश हैं। मुसलमानों ने रियासती हुकूमत से उर्दू असातिज़ा की बहाली, फसाद ज़दगान को मुआवजा देने और दीगर मसाइल को तुरंत हल करने का मुतालबा किया है। इससे पहले पिछले कुछ समय में सपा की सरकार आने के बाद से जिस तरह से सूबे में लगातार फसादात देखे गए और खासकर मुसलमान जो हैं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल इन फसादात में देखी गई। तमाम नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को खासकर बिना किसी शक और सुबह के गिरफ्तार किया गया, उन्हें हिरासत में रखा गया, उनसे पूछताछ की गई। लगातार मुसलमान इससे नाराज चल रहे थे। उसके बाद आज अखिलेश यादव का ये बयान आना कि वो जल्द ही इन मामलों में सुनवाई करवाएंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन मामलों का जो नतीजा है वो भी सामने आए। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मुल्क भर में सियासत शुरू हो गई है। गुजरात में सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी है। मुस्लिम वोटरों पर भी सियासी पार्टियों की निगाहें हैं। कांग्रेस जहां खुद को सेक्युलर पार्टी बताकर मुसलमानों के वोट को अपने हक में बता रही है, तो वहीं बीजेपी तरक्कियाती कामों का हवाला देकर रियासत के वोटरों को उन्हें फिर से कामयाब बनाने की अपील कर रही है। यहां के मुस्लिम वोटरों को लेकर मुल्क भर में सियासत शुरू हो गई है। मुस्लिम रहनुमा सैयद शहाबुद्दीन ने पिछले दिनों ये कहकर यहां की सियासत को हरारत दे दी थी कि अगर गुजरात में 2002 में हुए दंगों के लिए वजीर आला नरेंद्र मोदी माफी मांग ले तो मुसलमान उन्हें अपनी हिमायत देने के लिए सोच सकते हैं। शहाबुद्दीन के इस बयान की कई मुस्लिम रहनुमाओं ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी। तो अक्सर मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करने की जो सियासी चालें हैं वो सियासी रहनुमा वक्त वक्त पर चलते रहे हैं और ऐसे में अब गुजरात इलेक्शन से पहले भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है कि यदि नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग लें तो मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। मैं नहीं जानता कि मुसलमान बीजेपी को देंगे कि नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बीजेपी को तो नहीं देंगे गुजरात के मुसलमान, क्योंकि वो भूल नहीं सके हैं उस दंगे को, उस फसाद को जो गुजरात में हुआ है।
इसलिए ये कहना गलत है कि अगर नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग लें तो मुसलमान वोट दे देंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेसी रहनुमा शमाइल नबी ने कहा कि मुल्क का मिजाज सेक्युलर है, इसलिए इस तरह के फिरका वाराना फसादात के मुलजिम को माफ करने के लिए मुल्क के लोग सोच भी नहीं सकते। गुजरात में जो कुछ हुआ वो उसने सारे भारत के सर को नीचा किया है, और जिस तरह से वहाँ कम्युनल वायलेंस हुआ, कम्युनल दंगा हुआ, उसकी सभी लोगों ने निंदा की, मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी और सिखों ने भी, क्योंकि ये देश सेकुलर है और सेकुलर इस देश का मिजाज है। इसलिए इसमें इस प्रकार की हिंसा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी रहनुमा शमाइल नबी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नबी साहब आपका चैनल 1 न्यूज पर। बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत शुक्रिया। नबी साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आपने एक बयान भी दिया और कहा कि मुस्लिम कुछ भी भूलें लेकिन 2002 में गुजरात में जो हुआ उसे भूल नहीं सकते, क्या कहना चाहते हैं आप इस स्टेटमेंट के जरिए? देखिए, ये आजाद हिंदुस्तान के माथे पर इतना बड़ा कलंक है, गुजरात फसाद इतना बड़ा दाग है जो ता क़यामत नहीं भुलाया जा सकता। कहीं ऐसा भी नंगे इंसानियत होती ये बातें। और मेरे ख्याल में ये मेरा दर्द क्या है, ये तो हर सेकुलर पसंद और जो जमहूरियत पर और सेकुलरिज्म पर जो लोग एतकाद रखते हैं जी उन सब लोगों के लिए गहरे सदमे की चीज बनकर रह गई है। जी नबी साहब, ऐसा तो नहीं कि कहीं सियासी रोटियां सेकने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो भी इस तरीके का अपना बयान दे चुके हैं और उन्होंने ये कहा था कि अगर मोदी माफी मांग लेते हैं तो फिर बात बन सकती है और मुस्लिम वोटर सोच सकते हैं कि उन्हें वोट दिए जाए। नहीं नहीं, उनका जो काम है वो आले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जी बात यह है कि जो लोग सियासत अगर फोन पर और फिरकावाराना फसाद पर भी अगर कोई सियासत करता है तो जो इंसान भी करता है वो बहुत ही काबिल एतराज बात है और उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, उस पर एतराज जताना चाहिए। लोगों का बेगुनाह लोगों का खून हो, बेगुनाह लोग मारे जाएं, कत्लेआम हो और उस पर रोटी सेकी जाएगी सियासत की। ये आजाद हिंदुस्तान। नबी साहब आप खुद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप पार्टी के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में अच्छा जानते हैं और आप लोग खुद कहते भी हैं कि कांग्रेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेक्युलर है, ये पार्टी सेक्युलर है, किसी एक मजहब की बात नहीं करती, ये सनातन धर्म की बात करती है, सर्वधर्म समान में यकीन रखती है। तो फिर जब असम में इस तरीके के फसादात हो रहे थे, जब कोकराझार में अकलियत जो है उन पर कहर ढाया जा रहा था, तो क्यों नहीं उस वक्त क्यों नहीं कांग्रेस ने कुछ कहा? उस वक्त ये सेक्युलर कैरेक्टर कहाँ चला गया था? नहीं, उस वक्त भी हमने देखी जो बुरी चीजें हैं, चाहे कोई करे और सरकार किसी की हो, जो बातें गलत हैं उसको हमेशा हमने, कांग्रेस पार्टी ने उसको बुरा समझा है और बुरा कहा है। सब लोग खुल करके बोले हैं कि साहब ये गलत हुआ है। नबी साहब, अगर ये कोशिशें हुई होती, इस वक्त केंद्र में आप ही लोगों की सरकार है और अच्छा खासा चल रही है, तो क्यों 4 महीने बाद भी ये विवाद जो है वो सुलझा नहीं? जुलाई से लेकर अब दिसंबर आने वाला है, अब तक वहाँ जो हालात हैं वो बड़े ही संजीदा हैं और अक़लियत के लिए तो कहिए कि बिल्कुल नामाकूल है। जी देखिए, फसाद हो जाना, कहीं भी फसाद हो जा सकता है, ये बात ठीक है जी, लेकिन उसका कंटिन्यू करते रहना, उसका लगातार महीनों तक कंटिन्यू करना फसाद का और एक तरफा कत्लेआम होना, ये बड़ी भयानक बात। और ये बातें उन जगहों पे नहीं हुई हैं जिन जगहों पर ये बात आप कह रहे हैं। तरीके का वो दंगा नहीं हुआ है, उस फसाद नहीं हुआ है जो गुजरात में हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ भी फसाद होता है कांग्रेस पार्टी उसको कंडेम करती है, कहती है कि गलत बात है, खराब बात है। बिल्कुल नबी साहब, लेकिन वहां की जो हुकूमत है वो तो आप ही की पार्टी की है, फिर क्यों नहीं सख्ती से इसके खिलाफ कुछ बोले कांग्रेसी? अगर इतने सेक्युलर हैं तो उस वक्त जब मुस्लिमों पर जुल्म ढाए जा रहे थे, जब कोकराझार में ये सारे फसादात हुए, तो क्यों नहीं बहुत तेजी से, बड़ी ही फास्ट तरीके से इस पर एक्शन लिया गया? इतना वक्त क्यों दे दिया गया इस फसाद को बढ़ने के लिए? नहीं, सरकार चाहे जिसकी भी हो, कांग्रेस की सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो, हम ऐसी हर चीज की मजम्मत करते हैं, फसाद की मजम्मत करते हैं। उस वक्त भी हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये फसादात बंद होने चाहिए और ये फसाद खत्म होना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बोलती रही इस बात पर। कांग्रेस के जो हमारे जितने लीडर हैं, जो तर्जुमान हैं, प्रेस के तर्जुमान हैं, वो सारे, राशिद अल्वी ने, डॉक्टर शकील अहमद ने, सारे लोगों ने इसको बुरा कहा है।
सिर्फ मजम्मत काफी है क्या ऐसे मौकों के लिए नबी साहब? जी नहीं, मजम्मत देखिए ना, मैंने ये कहा कि कहीं फिरकावाना फसाद हो सकता है और उससे तबाही हो सकती है किसी एक मजहब की या दो मजहब की, लेकिन उसके बाद उसको फौरन कंट्रोल करना, उसको कंडेम करना और इस बात की तस्दीक करना कि ये बात गलत है, तो हम तो कांग्रेसमैन की हैसियत से हमेशा हम लोगों ने इस बात को कंडेम किया है, गलत कहा है। आपको लगता है नबी साहब जिस तरीके से सैयद शहाबुद्दीन ने कहा कि जो मोदी हैं वो माफी मांग ले तो मसला जो है वो काफी हद तक ठीक हो सकता है, आप लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी शख्स की भर्त्सना की जानी चाहिए और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आवाम अब अभी भी इतना नादां है, इतना नासमझ है कि वो नहीं समझता कि मोदी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो लीडर्स है, जो रहनुमा है, वो इसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए अवाम जो है, मुस्लिम अवाम काफी तेज तबरार समझदार है और वो उसे अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान है। कोई हमारे कहने से और करने से नहीं होने वाला है। मोदी साहब को वहाँ मुसलमान कैसे वोट देंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोई अगर कहे कि भाई माफी मांग लें तो हो जाएगा, ऐसे बेअकल लोग मुसलमान नहीं है। वो अपना घाव अपना दर्द नहीं भूल सकते हैं। ये बात गलत है, जो बात भी कहता है ये बात गलत कहता है ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमाइल नबी साहब, इस बातचीत के लिए अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाल ठाकरे की मौत के बाद फेसबुक पर कमेंट करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी करने के मामले में 2 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। शिव सैनिकों ने पुलिस अफसरान की मुअत्तली के खिलाफ पालघर में बंद का ऐलान किया। शिव सैनिकों के इस बंद के मद्देनजर मुकामी इंतजामिया के साथ साथ रियासती सरकार भी मुस्तैद रही। पालघर में 500 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो अपने आप में ये मसला अब कहीं ना कहीं सियासी तूल भी पकड़ता जा रहा है और जाहिर तौर से इस पूरे मामले में जिस तरीके से 2 लड़कियों का नाम सामने आया था, उसके बाद पुलिस के भी कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी के चलते पालघर में बंद का ऐलान शिव सैनिकों की ओर से किया गया। शिव सैनिकों के इस बंद के मद्देनजर मुकामी इंतजामिया के साथ साथ रियासती सरकार भी मुस्तैद दिखी। पालघर में 500 से ज्यादा पुलिस के जवानों को इस दौरान तैनात किया गया। कारगिल युद्ध के पाकिस्तानी अफवाज की बर्बरता का शिकार हुए शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के वालिद एनके कालिया इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने एक अर्जी दाखिल करके मुतालबा किया है कि सरकार को उनके बेटे को दी गई अजियत और मौत का मामला आलमी अदालत में उठाने का हुक्म दिया जाए। कैप्टन सौरभ कालिया को 1999 में कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तानी अफवाज ने कैदी बनाकर अजियत दी थी और बाद में उनकी लाश हिंदुस्तान को सौंप दी थी। उन्होंने हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया कि वो इस मामले में पाकिस्तानी सरकार से माफी मांगने को भी कहे, क्योंकि इसमें जंगी कैदियों से मुतालिक जेनेवा समझौते की खिलाफ वर्जी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाकिम कत्ल केस के अहम मुजरिम गुल्लू को अलीगढ़ से हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में 2 मुलजिम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पकड़े गए मुलजिमीन में महविश के चाचा भी शामिल हैं। इससे पहले हाकिम कत्ल केस को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑनर किलिंग मानने से साफ इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल एक झगड़े का नतीजा था, इसका हॉरर किलिंग से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। दोनों को मंगल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो अब हाकिम केस में भी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी गुड्डू को फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि हाकिम की पत्नी महविश के चाचा भी इस कत्ल केस में शामिल हैं। आपको बता दें कि महज एक दिन पहले ही बॉलीवुड अभिनेता
आमिर खान भी मेरठ पहुंचे थे अपनी फिल्म तलाश के प्रमोशन के लिए और उस दौरान उन्होंने कहा था कि हाकिम के साथ जो भी हुआ वो सरासर गलत है और अब इस मामले में पुलिस को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नामानिगार उरूज आलम जुड़ रहे हैं। उरूज, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, क्योंकि लगातार पुलिस पर ये दबाव था कि कहीं ना कहीं जल्द कार्रवाई करे इस मामले में। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस में इस मामले पर पुलिस पर दबाव बनता एक नजर आ रहा है और इसमें आज एक गिरफ्तारी हुई है। तो मलिक के नाम से गिरफ्तारी हुई है, वहां से अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति जो है दोषी, इसको गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान ऐसे खड़े हो रहे हैं जो एक बिल्कुल गलत ठहराया जाएगा पुलिस। बिल्कुल, फिलहाल पुलिस का जो कहना है उरूज, वो ये भी कह रही है कि महविश के चाचा भी कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात में शामिल हैं। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस का जो कहना है कि महविश के चाचा इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल एक इसमें शामिल है और उनका शामिल होना बिल्कुल एक सही ठहरता भी है, क्योंकि महविश के चाचा का जो सारा लेकर जो आया है वो सामने उनका भी आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है पुलिस के सामने जो खड़ा हुआ है आज भी, वो ये है कि महविश को आज भी महविश के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, महविश को आज भी डराया जा रहा है, पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि अपना बयान बदलो आप। उस बात को लेकर भी महविश आज भी परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया उरूज आलम आपका इस बातचीत के लिए। कौमी तफ्तीशी एजेंसी को उस वक्त जबरदस्त धक्का लगा जब हैदराबाद की एक अदालत ने 2007 में हुए मक्का मस्जिद बम धमाका के 2 मुलजिमान देवेंद्र गुप्ता और लोकेश शर्मा को जमानत दे दी। गौरतलब हो कि दोनों ही मुलजिमीन का ताल्लुक अभिनव भारत से है और दोनों ही समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाका और अजमेर ब्लास्ट मामले में मुलजिम है। इन धमाकों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। 2010 में इन लोगों को पहले राजस्थान पुलिस और उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद मुंतकिल करके चंचलगौड़ा जेल में शनाख्ती परेड भी कराई गई थी। और इस वक्त सीनियर सहाफी अजीज बर्नी साहब इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीज बर्नी साहब, क्या कहेंगे आप? आखिरकार कौमी तफ्तीशी एजेंसी को वाकई में जबरदस्त धक्का लगा है, क्योंकि अजमेर ब्लास्ट में दोनों जो मुलजिम थे उनका नाम शामिल था और उसके बाद आखिरकार अब उन्हें जमानत दे दी गई। बहुत हैरानी की बात नहीं है ये, जिस तरह के सिस्टम में काम हो रहा है और एक के बाद दीगरे जो दहशतगर्दी में मुलविस पाए जाते हैं जी, उनको छोड़ दिया जाता है। तो वो बहुत ताकतवर लोग हैं जिनके आप इसी से अंदाजा करें कि जब साध्वी प्रज्ञा सिंह और दयानंद पांडे पर फूलों की बरसात होती है अदालत ले जाते हुए, और भारतीय जनता पार्टी जो मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं उसकी हिमायत में, तो अंदाजा करें कि क्या इनका बिगड़ेगा और कितना इनका बिगड़ेगा। जी बिल्कुल, सोचने की बात यह है कि जो बेगुनाह दहशतगर्दी के इल्जाम में हैं, जेलों में बंद हैं, उनके लिए कौन क्या करता है। जी, कानून तो सबूतों का मोहताज है और सबूत फराहम करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने वाले, बेपनाह पैसा खर्च करने वाले, कानून की सुराख तलाश करने वाले जब ऐसे लोगों के पीछे होते हैं तो फिर ये कोई हैरानी की बात नहीं होती है। जो इस वक्त अभिनव भारत से मुतालिक 2 लोगों के बरी होने का मामला या जमानत मिलने का मामला सामने जी है। जी जी
बर्नी साहब, एक वाकई में इसमें एक ऐसी बात है जिसे लेकर काफी असमंजस भी कहा जा सकता है या कहिए कि डायलेमा है कहीं ना कहीं इस चीज में। 2010 में दोनों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद पहले राजस्थान पुलिस उनसे पूछताछ करती है, हिरासत में लेकर उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है दोनों को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको जमानत मिल जाना इस ओर इशारा करता है कि या तो वो कसूरवार है ही नहीं, पाक साफ थे, 2 साल तक यूं ही उनके ऊपर कार्रवाई होती रही, या फिर कुछ और कहेंगे आप इसे, क्योंकि इसके कई मायने निकल सकते हैं बर्नी साहब। देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर कोई बेकसूर साबित होता है जी, तो जिसने उसे कसूरवार साबित करने की कोशिश में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, जी, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जी, अब उसे जेल के अंदर डालो। बिल्कुल। जिस दिन आप ये सिलसिला शुरू कर देंगे तो गुनाहगार जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। मैंने अभी अर्ज किया ना जी, कि अगर शहीद हेमंत करकरे की चार्जशीट को सामने रख दिया जाए और जिन लोगों को उन्होंने बेनकाब किया, अपने शहादत से कुछ रोज पहले, आप मीडिया के लोग हैं जी, लाइब्रेरी से अपनी आर्काइव में जाके फाइलें तलाश कीजिए, फुटेज चलाइए, जो कुछ सामने उन्होंने रखा था वो सब क्या था। आज उस पर कहीं बात हो रही है? 4 साल गुजर जाने के बाद में जिस पुलिस ऑफिसर ने सबको बेनकाब किया, उसके ऊपर कितनी बात हो रही है। वकील करकरे लिखी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, किसी ने उनसे बात की 26/11 पर। मैंने किताब लिखी आरएसएस की साजिश, तो सवालिया निशान के साथ 26/11, कितने लोगों ने इस किताब के हवालों पर बात की। बिल्कुल आपका कहना किसी हद तक बिल्कुल सही है बर्नी साहब, लेकिन मसला इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से इस मामले में खासकर कि दोनों की जमानत हो गई है 2 साल के बाद, तमाम पूछताछ के बाद, इन्वेस्टिगेशंस के बाद, क्या ये तरीका, क्या ये सिस्टम जो है सही है? क्योंकि या तो आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, 4 साल उसे जेल में रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके परिवार को भी झेलना पड़ता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि ये बेगुनाह है, उसमें आप कोई क्षतिपूर्ति नहीं दे रहे हैं, कोई कंपोजिशन अमाउंट आपकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मैंने मोहम्मद आमिर के केस को अखबार के जरिए भी और जाती सतह पर भी वकील खड़ा करके लड़ा। 14 साल वो जेल में रहा, उसने जेल से मुझे खत लिखा, वो रिहा हुआ। आज उसकी रिहाई के बाद उसकी शादी में कौमी सतह के बड़े लीडर भी शामिल हुए, लेकिन क्या उसके 14 साल का मुआवजा दिया किसी ने, मांगा किसी ने? ये बात सामने रखी क्या? अरे सारा सच सामने होता है, आंखें बंद किए होते हैं भाई। क्या हैरानी है इन सब बातों को देखकर। जब आप ये देख रहे हैं जी कि ये हर बात का यकीन कीजिए, 10 लोगों ने 166 लोगों को कत्ल कर दिया और वो हमारे मुंबई शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और हमारी फौज उनसे 3 दिन तक लोहा लेती रही। यकीन कीजिए इस बात पर कोई ग्यारहवां नहीं था। जी जी जी, तो क्या 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 कहना चाहते हैं? मतलब अगर इन पर सवाल उठाएं तो देशभक्त नहीं है, वतन से मोहब्बत करने वाले नहीं है, सबूत पेश कीजिए ये सवाल करके कि आपको वतन से मोहब्बत नहीं है। अरे किसने 190 साल तक वतन से मोहब्बत का सबूत पेश किया था भाई? किसने मुल्क को गुलामी से निजात दिलाई थी? जिस उर्दू सहाफत ने जो मुसलमान अगली सफों में खड़े थे, आज उनको आप दहशतगर्दी के टैग के साथ उनको साबित करो। अब फिर उसके बाद में कि मुझे कोई हैरानी नहीं होती इस मामले में कि कल उठा के मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और दहशतगर्दों का सरगना साबित करने की कोशिश की जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बर्नी साहब कि ये जो पीड़ा है उसे आप समझ रहे हैं और बेहतर तरीके से, जैसा आपने कहा भी कि जरूर कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति जो है वो होनी चाहिए, खासकर तब जब जिसे आपने जेल के भीतर रखा हो वो बेगुनाह हो और आपने उसे और उसके परिवार को कई तरह से दिक्कतें दी हो, तकलीफें दी हो और बिना किसी कसूर के ही उसको सजा भी मिलती रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बर्नी साहब हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात असेंबली इंतखाबात से कबल सीबीआई ने अदालत उज़्मा की दरख्वास्त की है कि तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में बीजेपी के लीडर अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई कर आयत पाबंदियों को हटाया जाए, लेकिन अदालत ने वाज़ेह किया कि मुतल्लिका फरीकों को सुने बगैर ऐसा हुक्म नहीं दिया जा सकता। जस्टिस पी सदाशिव और जस्टिस BS चौहान की डिवीजन बेंच ने सीबीआई की अर्जी और इस मामला में दिगर दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी से
करने की हिदायत दी है और कहा है कि हम इस पर लगी रोक को हटा नहीं सकते जबकि इसकी समाप्त ना कर ली जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि म्यांमार के तशद्दुद-ज़दा रखाइन रियासत में बेघर हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को मदद की फौरन जरूरत है। म्यांमार सरकार का भी अंदाजा है कि यहां कम से कम 22,000 लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। कुछ गैर सरकारी तंजीमों का यह भी कहना है कि समंदर के रास्ते भागे अकलियत रोहिंग्या फिरका के लोग मारे गए हैं या फिर उनमें से कुछ लापता हैं। इसी के साथ मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحاربني لبكي اللي أتعصبني. PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड